नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 1 फरवरी 2025। बजट सेशन जब शुरू होता है तो उस दिन कब स्टार्ट हुआ है? 31 जनवरी 2025 को। तो उस दिन प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू वो आती हैं और वो एक स्पीच देती हैं। तो प्रेसिडेंट मैम क्या करती हैं? प्रेसिडेंट मैम एक स्पीच देंगी, ठीक है। उस स्पीच में क्या होता है, गवर्नमेंट की उपलब्धियां होती हैं कि पिछले एक साल में जो करंट में नरेंद्र मोदी सर की गवर्नमेंट है उसने क्या क्या काम किए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होती है ज्वाइंट सीटिंग। क्या होती है? ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट सीटिंग है इसमें लोकसभा के मेंबर्स भी होते हैं, इसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यहाँ पे होते हैं। और उसके बाद बजट प्रेजेंट किया जाता है। बजट के साथ साथ यहाँ पे बजट से, यानी कि जैसे आज 1 फरवरी है तो आज मैडम निर्मला सीतारमन ने बजट को प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना, ये होता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की, जो जो खर्चा किया, वहाँ से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, क्या इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, लास्ट के बारे में। लेकिन जो बजट होता है वो होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि बजट जब बनाया जाएगा तो वो बनाया जाएगा 2025-26 के लिए। आपको पता है कि बजट सेशन, यानी कि जो बजट होगा वो होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, बजट में एक्चुअली में होता है दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये सीएफआई है, मान लीजिए मैक्सिमम पैसा कहाँ पे है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है, तो पैसा आएगा कहाँ से और पैसा कहाँ कहाँ पर हमें क्या करना है, जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात होती है किसकी, इनकम की, और यहाँ पर बात होती है एक्सपेंडिचर की, किसमें, बजट में। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है, जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है या जो अभी जो गया है उसके बारे में बात होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस की गई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ये ओवर होता है 31 मार्च को ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं बजट। लेकिन अभी जो करंट ईयर चल रहा है या फिर जो खत्म होने वाला है, अभी तो फरवरी स्टार्ट हो गया ना, तो देखिए अब यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको एक्सपेक्टेड किया गया है कि ये 6.3 से लेके 6.8 के बीच में लाई कर सकती है। अच्छा, अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, जो 24-25 जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अब देखो ये कब खत्म होगा, ये आपका ओवर होने वाला है 31 मार्च 2025 को, यानी कि अभी 2 महीने हमारे पास बाकी हैं, फरवरी भी बाकी है और मार्च भी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रोथ है अगर हम देखें वो कितना है, 6.4% है। और अब ये कह रहे हैं कि इसके बीच में लाई कर सकता है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया कि इसके बीच में वो लाई कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप आजकल आप न्यूज़ में देखते हैं, जब कभी भी आप देखेंगे मैडम निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आपकी वजह से मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला है, तो हमेशा क्रिटिसिज्म चलता रहता है। अब इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि भाई देखो अभी क्या है, अगर हम अभी करंट का जो ट्रेंड देखें, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं और डिसइन्फ्लेशन ट्रेंड अभी जो चल रहा है इंडिया में, ठीक है, उससे ऐसा इंडिकेट होता है, अगर आप देखें यहाँ से मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ऐसा इंडिकेट होता है स्टेबिलिटी इन द कमिंग, यानी यानी कि जो आने वाले साल हैं उनमें क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो क्या स्टेबिलिटी आ सकती है? हाँ भाई, मतलब इकोनॉमिक सर्वे अगर कह रहा है, सर्वे किया गया है, इकोनॉमिक सर्वे किया गया है, अगर वो कह रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है कमिंग ईयर्स में, तो ठीक है। तो ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर एक बात और कही गई है कि जो अर्बन एरिया में जो डिमांड है वो क्या है, अनसर्टेन है। अब डिमांड किसकी है? अब डिमांड में कोई एक कमोडिटी तो होती नहीं है, आपने बजट में देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें 23-24 में, तो वहाँ पे मिक्स ग्रोथ देखने को मिली है। क्या देखने को मिली है? मिक्स ग्रोथ देखने को मिली है। तो अनसर्टेन है, मतलब बता नहीं सकते कि भाई अर्बन एरिया में डिमांड क्या है, मतलब वहाँ के लोग जो कंज्यूमर हैं उनकी डिमांड क्या है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें यहाँ पे, जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो काफ़ी स्लो डाउन हुआ है, लेकिन रूरल एरिया में जो डिमांड है वो क्या है, रिमेन स्टेबल है। कहाँ पे है? रूरल एरिया में।
अब देखिए, अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बहुत सारी एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास रेन है, बारिश आ गई। अब बारिश की वजह से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब कभी भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स महंगी क्यों हो जाती हैं, बारिश होगी, डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है, मैक्सिमम जो वेजिटेबल्स है वो खराब हो गई। अब लिमिटेड स्टॉक आ रहा है मार्केट में, तो उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक सर्वे किसके बारे में बात करता है, इकोनॉमिक सर्वे बात करता है किसके बारे में, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। तो सर्वे हमें ये भी बताता है कि जो स्लो डाउन है, दैट द स्लो डाउन इन इन्वेस्टमेंट इज टेम्परेरी। अभी जो स्लो डाउन चल रहा है इन्वेस्टमेंट में, आप देखेंगे कि मार्केट में अभी काफ़ी स्लो डाउन है इन्वेस्टमेंट में, लोग पैसा लगा नहीं रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे एक बात और कह रहा है कि यहाँ पे ग्रीन शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन शॉट्स का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ रिकवरी। ये क्या है, विजिबल है। अच्छा, वो एक बात और भी कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को क्या करना है, बूस्ट करना है, स्पेशली किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर में और मैन्युफैक्चरिंग में। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन के पास एक लैंड है, वो है 1 एकड़ की, ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए, उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कम इंटरेस्ट पे। तो लोन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो पर्सन क्या कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, बूस्टअप करना है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन ट्रेंड की बात करें, ठीक है, अब ये इन लाइन हो रहा है किसके, आईएमएफ की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, यानी कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर से लेके और 29-30, यानी कि जो नेक्स्ट 5 ईयर होंगे हमारे, नेक्स्ट 5 फाइनेंशियल ईयर हैं, वहां पर जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कितना है, 6.5। ये अलाइन हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक गुड न्यूज़ है। दिस इज द गुड न्यूज़, ठीक है। तो आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से भी हम क्या है, सही चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्राइवेट कंजप्शन ट्रेंड की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस समय पे जो प्राइवेट कंजप्शन ट्रेंड है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो पीक पे होगा, 61.8% होगा। और ये बहुत ज़्यादा है सर, ये बहुत ज़्यादा है अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2003 से। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। जितना ज़्यादा कंज्यूमर खर्च करेगा उससे क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, मोदी साहब बार बार कह रहे हैं कि हम इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाएंगे, कब, 2024 तक, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो आप हमें बताइए, अगर इंडिया एक डेवलप नेशन बनना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ग्रोथ रेट है वो कितना होना चाहिए, एवरेज जो ग्रोथ रेट है अगर हम बात करें, एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 8% होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट के जो रेट हैं वो भी इंक्रीज होने चाहिए, 31% ऑफ जीडीपी से लेके 35% ऑफ जीडीपी। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि 2047 तक हम क्या बन जाएंगे, हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे। सो दिस पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इन पॉइंट्स को आप मेंस की जब आंसर को लिखेंगे तो आप उस समय पे भी क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैटरी के लिए जो जो सामान की ज़रूरत होती है, जब बैटरी बनती है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर। चाइना से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ऐसा कहा गया है कि अब हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, बैटरी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेंगी, बैटरी बनानी पड़ेंगी, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो, उससे हमें खुद बैटरी बनानी पड़ेंगी ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो क्या हो जाएं, और सस्ते हो जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किए गए हैं। इसका मैं आपको एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा इकोनॉमिक सर्वे का, तो वो अगर आप देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर में 2 पेजेस स्पेशली डेडिकेटेड किए गए हैं, 2 पेजेस स्पेशली डेडिकेटेड किए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए। और इसके अलावा पीआईबी का एक समरी आती है, अगर आप देखेंगे, सो देयर इज ए समरी ऑफ पीआईबी, किसकी, इकोनॉमिक सर्वे की। तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा और उसके जितने भी 9 या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे तो मेन ये है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम विकसित भारत की बात करें, यानी कि डेवलप नेशन की बात करें,
तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरेज ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 8% और मोर होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। विकसित भारत विजन फॉर 2047, ठीक है। तो एवरेज ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, 8% या फिर मोर। इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये जो मैं ग्रीन कलर में लिख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल किसके बारे में है, सुप्रीम कोर्ट लीव्स डिसीजन ऑन वीआईपी दर्शन, ऑन वीआईपी दर्शन एट टेम्पल्स टू द स्टेट। आपने देखा होगा जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपको वीआईपी दर्शन देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है अडानी साहब, अंबानी साहब या फिर जो रिच पीपल्स हैं, बॉलीवुड हैं, उनको एकदम से एंट्री करा दी जाती है और जो आम जनता है वो क्या करती है, सफ़र करती है, वो लाइन में लगती है वीआईपी। अब महाकुंभ में हुआ क्या, जो महाकुंभ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, उसमें हुआ क्या, ऐसा बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर दूर बैरिकेटिंग कर दी गई, वहाँ से कोई व्हीकल अलाउड था नहीं, तो लोगों को 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जब वो पैदल चल के जा रहे हैं, स्नान करेंगे, तो स्नान करने के बाद थकावट भी हो जाती है भाई। 8 किलोमीटर कोई बंदा चल के आया जिसने कभी ट्रैवल किया ही ना हो, इतना कोई पैदल चला ही ना हो, तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे वो लोग सो गए। सोने के बाद जो आगे से जो भीड़ आ रही थी, अमावस पे स्नान करना था, तो वहाँ पे भगदड़ मच गई, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की जो है मौत हो गई। अब एक तरफ तो हम हैं कॉमन पीपल, एक तरफ क्या होता है वीआईपी, मतलब कोई वीआईपी आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, पुलिस क्या कर रही है, घाट के पास लेके जा रही है उसकी गाड़ी को, और वहाँ पे स्नान हो रहा है और वो अपना निकल जा रहे हैं, लेकिन जो कॉमन पीपल है वो सफ़र कर रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग, मतलब इसी से देखते हुए एक एडवोकेट हैं विजय किशोर गोस्वामी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने केस डाला, पीआईएल डाली कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट देखो, अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी वीआईपी होते हैं, तो वो क्यों इंटरफेयर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने जो रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब हम इस पे कोई भी मतलब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि वीआईपी दर्शन बैन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, हम इस पे कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये एक रिलीजियस मामला है, तो इसको कौन देखेगा, स्टेट देखेगा। अब देखो, अगर आप आर्टिकल 14 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में, ठीक है। कि कोई भी, अब वीआईपी कौन है, देखो यूजली जब आप देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया तो होता ही है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया कुछ पर्सन क्या है, रिच है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एवरीबडी इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ, इन दी आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो हर कोई इक्वल है, तो आप इकोनॉमिक स्टेटस पे लोगों को, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास कम पैसा है तो वो लाइन में लगेगा काफ़ी लंबे समय तक, और किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है तो उसको इमीडिएटली दर्शन करा दिए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 25 के बारे में भी बात की गई, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन इन टेम्पल्स, एक्सेस में वायलेट द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस रिलीजन विदाउट एनी अनड्यू रेस्ट्रिक्शन। तो ऐसा भी है कि भाई 25 में क्या है कि भाई हर किसी को दर्शन करना है, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू, अब यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का मतलब क्या है कि आपको पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर लॉ का वायलेशन हो रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो जब कभी भी फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट्स होते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप अगर चाह रहे हैं कि मैं जजमेंट दे दूं अंडर आर्टिकल 32, तो मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाना चाहें वो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर की। अगर आप देखेंगे स्टेट में हमारे पास क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और हमारे पास क्या होता है, जुडिशरी होता है, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करता है, अपने आप को, मतलब अब ये भी स्टेट का पार्ट तो है ही, स्टेट में 3 अंग होते हैं, तो जुडिशरी भी क्या है, इसका एक पार्ट है। तो जुडिशरी कहता है कि मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, जब कभी भी मैं डिसीजन दूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को अलग कर लूंगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इसमें कोई भी डिसीजन नहीं देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर लॉ बनाया जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस टॉपिक को आप अगर आप जोड़ना चाहें गवर्नेंस के साथ या फिर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, यानी कि जीएस पेपर 4 के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। जैसे फेयर एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस, ऐसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत जगह पे जो फेवरेटिज्म है उसको फॉलो किया जाता है। इथिकल गवर्नेंस की बात करें, देखो अब भगवान तो यार सबके लिए सेम है ना, अब ऐसा थोड़ा कोई वीआईपी है उसको दर्शन होंगे तो उसको वो अलग से खुश करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
सो प्रोवाइडिंग वीआईपी ट्रीटमेंट इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप रेस्ड इथिकल कंसर्न अबाउट एक्सक्लूसिविटी इन रिलीजियस प्रैक्टिस। कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? अब रिलीजन का जब मैटर आता है तो उसमें तो सब सेम होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ये आप अगर चाहें तो जीएस पेपर 4 में लिख सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस के रिगार्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो वीआईपी कल्चर जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है अमंग पीपल, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस और इक्विटी के बारे में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि जो टेम्पल्स हैं दे आर मैनेज बाय स्टेट अथॉरिटी। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट एक्ट है। तो ये क्या है, स्टेट के लॉ हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि टेम्पल्स में वीआईपी दर्शन के लिए कोई लॉ बनाया जाए तो वो कौन बनाएगा, यू कैन गो टू दी स्टेट, स्टेट के पास जाइए, स्टेट बनाएगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस अप्रोच दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर तो सुना लेकिन कहा कि भाई मैं इंटरवेन नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखते हैं जैसे रिलीजियस फ्रीडम और इक्विटी की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि भाई आप स्टेट के पास जाओ। अब देखिए मेन बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल देने से बचता है। जब कभी भी रिलीजन का मैटर मामला आता है ना तो सुप्रीम कोर्ट भी हाथ पीछे कर लेता है, ठीक है। अब इस पे अगर आप देखा जाए तो मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन वीआईपी दर्शन अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी इन एंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग टेम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर वीआईपी एट रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया। तो अगर आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और लोगों के सेंटीमेंट इससे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट यही है जो हेडलाइन में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मैं स्टेट के ऊपर छोड़ता हूँ, ये स्टेट अगर यहाँ पे कोई लॉ बनाना चाहे तो स्टेट क्या कर सकता है, यहाँ पे लॉ बना सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है कि इंडिया की जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज हो गई है 30% ओवर 2 डिकेड्स, ठीक है। एक डिकेड में 10 साल होते हैं, 2 डिकेड का मतलब कितना हो गया, 20 ईयर्स। तो पिछले 20 सालों में टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। कितना है, 30%। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये एक स्टडी की गई है, पब्लिश हुई है साइंस में एंड लेड बाय सीनियर साइंटिस्ट यदविंद्र झाला एंड कोलिग्स। तो एक स्टडी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि ये स्टडी ये बताती है कि जो पॉपुलेशन है 30% इंक्रीज हुई है कितने, 20 सालों में। अब देखो बहुत सारे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं, वो भी हमें बताते हैं कि वो हेल्प करते हैं। जैसे राइट्स होते हैं एनिमल्स के, तो उनके राइट्स के बारे में बताते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग शिकार करते थे एनिमल्स का, अब नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अब करेंगे तो क्या होगा, अब करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, जेल हो सकती है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप देखेंगे कि कॉरिडोर्स बना दिए गए हैं, महाराष्ट्र में बना दिए गए हैं, ठीक है, नेशनल पार्क के अंदर बना दिए गए हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज़ है जो अलाउ करती है टाइगर को टू एक्सपैंड इनटू मल्टी यूज फॉरेस्ट, ठीक है। आप देखेंगे को एग्जिस्टिंग्स विद ओवर 66 मिलियन पीपल। आप देखते हैं कि इंसान भी है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे जो है टाइगर भी वहाँ पे है। इंसान दिन में जाते अपना काम करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, या फिर कोई लकड़ी उठा के लेके आनी है उनको, वो लेके आते हैं जो सूखी लकड़ी है, ठीक है। तो ये एक को एग्जिस्टेंस देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो 70% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये एक डाटा यहाँ से ये हो गया, दूसरा डाटा यहाँ से ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो टाइगर्स का 2006 में कितने थे, 1411, ठीक है। 2010 में कितने हो गए, अराउंड 1700। 2014 में कितने हो गए, 2200। 2018 में अराउंड 3000 यहाँ पे हो गए। अब देखो ये जो रिकवरी हो रही है इसके पीछे अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको 3 एक्ट बता रहा हूँ। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। आप इसको जब आप पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो जब आप पढ़ते हैं
सॉरी इकोनॉमी लिख दिया मैंने यहाँ पे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पर भी आपको ये लॉ देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये जो लॉ हैं, ये लॉ किसके लिए बनाए गए? सेफ्टी पर्पस के लिए बनाए गए। जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि साइंटिफिक कंजर्वेशन नहीं हो रही है, नहीं, हम स्पेशल लैंड भी दे रहे हैं टाइगर्स के लिए, स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए गए। अगर हमें पता चल रहा है कि टाइगर इस एरिया में रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉरिडोर्स भी हमने क्या किए हैं, बनाए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंज ये है कि भाई एक तरफ तो इंसान रह रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, जानवर है। तो कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि इंसान जो अपने सर्वाइवल के लिए जानवर को क्या कर देता है, मार देता है। जैसे अगर हम सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जैसे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब वो लोग क्या करते हैं, जंगल में रहते हैं, जो नक्सली होते हैं वो जंगल में रहते हैं। अब जंगल में टाइगर रहेगा, अब भैया तो टाइगर रहेगा या फिर जो नक्सली है वो रहेंगे। तो नक्सली तो मेन एरिया में तो रह नहीं सकते ना। उनको लगता है कि उनके जो राइट्स हैं वो सरकार वायलेट कर रही है, या फिर सरकार ने कभी उनके साथ क्या किया है, गलत किया है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये भी एक चैलेंजेस है मतलब। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे दो चीज़ें लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज प्रेशर, जिससे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है मकान बनाते जा रहे हैं। तो अगर आप ये दो पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहें चैलेंजेस में, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पोचिंग, जैसा कि जो है शेर की जो खाल होती है उसको मार्केट में बेचने के लिए, उसके दांत को मार्केट में बेचने के लिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। तो आप यहाँ पे इनको भी याद रखिएगा। अब की टेक अवे आपके पास क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार को लॉ बनाने चाहिए, और ह्यूमन और वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो एक साथ रह सकते हैं। दिन में मतलब काम किया अपना निकल गए। यूजली आप देखेंगे तो टाइगर ऐसे अटैक नहीं करता है। अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ऐसे वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। कंजर्वेशन सक्सेस हुई है हमारी, कंजर्व करने में हम कामयाब रहे हैं काफ़ी हद तक। तो यूपीएससी अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्कस द की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन ओवर द लास्ट 2 ईयर। आपको की फैक्टर बताने हैं, तो वही बता देना। क्या बताओगे? लो बनाए गए हैं, कॉरिडोर्स बनाए गए, ये जो सब मैंने आपको बताया ये बता सकते हैं। या फिर अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ लेजिस्लेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लाइफ। जितने लॉ बनाए हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो लॉज है ना, लॉज लेजिस्लेशन जो लॉ बनाए हैं, ये मैं बता रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट तो वहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेजर चैलेंजेस इन इंडिया टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स की, ठीक है, तो जो जो चैलेंजेस हैं वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको लिख चुका हूँ। यहाँ पे जो चैलेंजेस है ना, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज प्रेशर है, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लाइमेट चेंज एंड पोचिंग है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और याद रखिएगा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन? टाइगर की, इंडिया की नहीं, टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल है ये आज का। कर्नाटका डिसाइड टू अलाउ टर्मिनली इल टू डाई विद डिग्निटी। देखिए आप सभी को एक आर्टिकल याद होगा, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, ठीक है। अरुणा शानबा के केस में पहली बार बात की गई किसकी? राइट टू डाई। तो सुप्रीम कोर्ट घबरा गया कि भाई हम तो राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं और आप हमेशा किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं राइट टू डाई के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दी, ठीक है। अब वो जजमेंट्स क्या थे उसके बारे में बात करेंगे। अब वो जजमेंट्स ये हैं, अगर मैं हिस्ट्री पे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हिस्ट्री में क्या कहता है? देखिए कुछ केसेस हैं, जैसे 2011 में अरुणा शानबा का केस में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया था कि पैसिव यूथेनेसिया हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, दिया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट की अप्रूवल के बाद। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी पैसिव यूथेनेसिया पे। उन्होंने कहा कि हम अलाउ कर रहे हैं एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, जैसे डायरेक्शंस होती हैं ये लिविंग विल फॉर एंड ऑफ लाइफ डिसीजन, ठीक है।
तो अगर आप अपनी लाइफ को एंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, लिविंग विल में। इसके अलावा अब 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही रूलिंग को क्या किया, रिवाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई इस प्रोसेस को हम और ज़्यादा सिंपल बना देते हैं। कैसे? जो हाई कोर्ट का अप्रूवल है ना, उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी अब क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया। अब ईजी क्या हो गया, देखिए, ईजी अब ये हो गया है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन राइट टू डाई चाहता है तो उसको मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए, अब वो जो पर्सन है या तो वो लिख के दे कि भाई मतलब मैं मरना चाहता हूँ, या फिर उसका जो बेटा है वो ये बताए कि भाई अब इनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, अब तो मतलब ये मरने ही वाले हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि अगर वो कोई इंसान का कि भाई मुझे पैसे यूथेनेसिया दे दो, मैं मरना चाहता हूँ, या फिर उनका बेटा लिख के दे दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अप्रूवल नेसेसरी होता है। उसके बाद एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या होगा, मेडिकल बोर्ड और उनका अप्रूवल चाहिए। जैसे दो बोर्ड होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी बोर्ड। अब देखो, ईच बोर्ड में क्या होगा, देर विल बी 3 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, ठीक है, ईच बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, जो सेकेंडरी बोर्ड होगा उसमें क्या होगा, उसमें एक डॉक्टर होगा, उसको कौन नॉमिनेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। अब चलो ये भी कर दिया। अब अप्रूवल क्या होगा, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है ना, वो क्या देगा, अप्रूवल देगा। अब कंसेंट होगी पेशेंट नेक्स्ट टू किन। अब कोई मरने वाला तो भाई वो तो अप्रूवल कहाँ से देगा, जो उसका बेटा है या जो उसका वारिस है वो क्या देगा, अप्रूवल देगा। पर्सन नॉमिनेटेड इन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, जो मैंने बताया ना लिविंग विल, उसमें भी लिखा होता है कि भाई ये जो पर्सन है ये क्या है, नॉमिनी है, यानी कि मेरे राइट टू डाई के बारे में ये डिसीजन ले सकता है। अब देखिए, अब ऐसा कौन सी स्टेट है जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। पहली जो स्टेट थी वो थी केरला। अब कर्नाटका ने भी क्या किया है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब ये कौन कौन से पेशेंट पे अप्लाई होता है, पेशेंट विद नो होप ऑफ रिकवरी, जिसकी कोई रिकवरी की होप ही नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे स्टेज पे है कि भाई हमें लग रहा है कि भाई अब ये चला ही जाएगा, ठीक है, या फिर इनकी लाइफ में को सुधारने में जो ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे, पैसिव यूथेनेसिया देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो आई थी कब, 24 जनवरी 2023 को। तो उन्होंने कहा था कि जो राइट टू लाइफ है वो इंक्लूड करता है राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि राइट टू डाई भी किसके अंडर आता है, राइट टू लाइफ के अंडर आता है। ये इंटरप्रिटेशन की है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 में, ठीक है। डेट क्या है, डेट है रूलिंग की 24 जनवरी 2023। पैसिव यूथेनेसिया अब क्या किया जाएगा, वो लीगल कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप इसको जीएस पेपर 4 से जोड़ के देखोगे तो ह्यूमन डिग्निटी के बारे में तो है ही, भाई अगर मुझे अच्छी तरह से जीने का अधिकार है तो मरने का अधिकार भी है। और पेशेंट की क्या ऑटोनॉमी है, भाई जब कोई चीज़ सही हो ही नहीं रही है, हेल्थ सही नहीं हो रही है, तो मरने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, जुडिशरी ने भी इसको क्या कर दिया है, भाई डिसीजन दे दिया है। अब मेडिकल ने भी क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया। जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको पता कि भी पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है मिस यूज़ की। मान लो जो पेशेंट ऑफ किन है, उसका जो वारिस है वो डॉक्टर के साथ मिल के कहे कि भाई मेरे फादर साहब को मार दो और जो प्रॉपर्टी होगी उसका मैं 10% हिस्सा दे दूंगा। तो पॉसिबिलिटी तो है, देखो इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है कि यहाँ पे मिसयूज़ नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग हैं ना पैसिव यूथेनेसिया को मतलब गलत मानते हैं। आप देखोगे एक जैन धर्म में गुरु थे, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उन्होंने नेचुरली ही मतलब एक्सेप्ट किया कि भाई मैं नेचुरल तरीके से ही मरूँगा, मैं ट्रीटमेंट लूँ। उन्होंने तो ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था, मतलब जैन धर्म के गुरु थे एक, ठीक है। तो बहुत सारे बिलीफ हैं यार, मतलब जब ऊपर वाले ने हमें बनाया तो आप मतलब कैसे मार सकते हैं, मतलब हाउ यू कैन किल द पर्सन। तो मोरल और रिलीजियस बिलीफ भी हैं, ठीक है। और अब मान लो कोई अनऑथराइज पर्सन ही किल कर दें तो ये सब चीज़ें भी आती हैं। नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड की भी क्या है, जरूरत है। चैलेंजेस के बारे में अगर हम बात करें वही आ जाएगा, इथिकल कंसिडरेशन, लीगल सेफ गार्ड, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और वे फॉरवर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो देखो यही है, क्लियर गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग ऑन एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, वही यानी कि लिविंग विल के बारे में। किसके बारे में, लिविंग विल के बारे में। स्ट्रिक्ट ओवरसाइड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट मिसयूज, इम्प्रूव पैलिएटिव केयर फैसिलिटीज़ फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, ठीक है। तो इन सब के बारे में है ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जुडिशरी ने भी अपना रोल प्ले कर दिया। अब देखो मेंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट आर दी
चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग पैसिव यूथेनेसिया इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस है, आप कुछ मेजर्स क्या है सजेस्ट कीजिए, या फिर आप इवेलेट कीजिए रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का इन इम्प्लीमेंटिंग जुडिशियल डिसीजंस रिलेटेड टू हेल्थ केयर पॉलिसी, या फिर डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इथिकल implications of the Supreme Court ruling on passive euthanasia in India। अगर आप इनके आंसर्स जानना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा, तो हम इनके आंसर्स भी आपको बना के दे देंगे। तो कहने का मतलब ये कि इसमें हमने कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किया, कौन सी स्टेट है जिसने अलाउ किया हुआ है। पहली स्टेट है केरला, दूसरी स्टेट हमारे पास क्या है, कर्नाटका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो डिस्कशन है द हिंदू का वो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।